अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। लाहौर में मजहबी जमात तहरीक लब्बैक की जानिब से एहतजाज की कॉल और उसके खिलाफ हुकूमती एक्शन की वजह से लाहौर में कशीदगी की फिजा 2 दिन तक बरकरार थी। ताहम अब ये इत्तला सामने आ रही है कि लाहौर में हालात मामूल पर आने लगे, मगर मुजाहिरीन की इस्लामाबाद की तरफ मार्च की वजह से लाहौर और इस्लामाबाद मोटरवे बंद कर दिया गया है, जबकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दूसरे रोज भी अहम शहराएं, सड़कें, मोबाइल इंटरनेट सर्विस और मेट्रो बस सर्विस की बंदिश की वजह से मामूलात जिंदगी बुरी तरीके से मुतासर हो रही है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद एक बार फिर कंटेनर का शहर बन गया है और शहरी अपने घरों में महसूर होकर रह गए। और आज रास्तों की बंदिश की वजह से एम्बुलेंसेज में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में दुश्वारी के मनाजिर भी सामने आए। दूसरी तरफ इस वक्त टीएलपी का लॉन्ग मार्च लाहौर से निकलकर अब शेखुपुरा की हदूद में दाखिल हो चुका है और कहा जा रहा है कि आज रात ये लॉन्ग मार्च मुरीद के में क्याम करेगा। जबकि अब से कुछ देर पहले टीआईजी लाहौर पुलिस फैसल कामरान ने बताया कि मजहबी जमात के कारकुनों के पथराव और तशद्दुद से 112 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, जबकि दर्जनों लापता हैं। लाहौर पुलिस के तकरीबन 112 जवान हैं जो ज़ख्मी हुए और उनको मेडिकल एड दी गई। बहुत सारे इस तरह के हैं जो अभी तक हस्पतालों में दाखिल हैं। इसके अलावा कई एहलकार हमारे लापता हैं जिनका अभी पता नहीं चल रहा वो इनके पास है। रस्ते में जो थाना आया है, डीआईजी ऑपरेशन का दफ्तर आया, उसके शीशे तोड़े गए। शादरा टाउन थाना आया है, उसको पूरा अंदर से वैंडलाइज किया गया। उसके अंदर कोई चीज़ इन्होंने कैमरों से लेके जो चीज़ें थी वो तोड़ दी। उसकी तस्वीर आपके पास मैंने शेयर की हैं। दूसरी तरफ टीएलपी ने भी पुलिस एक्शन में मुतादिद कारकुनों की हलाकत और जख्मी होने का दावा किया है। इस वक्त लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ज़मीनी सूरत-ए-हाल क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद और हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। रईस अंसारी साहब, सबसे पहले आप बताइएगा लाहौर में इस वक्त क्या सूरत-ए-हाल है। हमने देखा पिछले 2 दिन तक तो काफ़ी ज़्यादा रुकावटें थी, रास्ते बंद थे। इस वक्त एग्जैक्टली क्या सूरत-ए-हाल है? देखिए, जो लाहौर में जो रुकावटें थी वो खासी थी और लाहौर में कई जगह जो है बंद की गई थी और जगह जगह कंटेनर मौजूद थे। लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन अब जो है लाहौर के अंदर जो है तकरीबन तमाम रास्ते खोल दिए गए हैं। हमारी बात हुई थी तो जो कुछ रास्ते लाहौर से बाहर जा रहे हैं तो उसमें वहाँ रुकावटें मौजूद हैं। उसमें अभी तक उन्होंने ओपन नहीं किया। जिस तरह मोटरवे पुलिस से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा जो लाहौर से मोटरवे जाने वाले रास्ते हैं वो हमने अभी रोके हुए हैं, लेकिन आने वाले रास्ते खुले हुए हैं। और एग्जिट पॉइंट एक दिया उन्होंने ठोकर पर। तो ये लाहौर में क्योंकि ये मसला 2 दिन चलता रहा, उसकी वजह से ये मामला जो है आगे बढ़ा और इस मामले की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस पे पथराव भी बहुत हुआ, फिर पुलिस को शेलिंग भी करनी पड़ी। और अभी डीआईजी लाहौर जो है फैसल कामरान, उन्होंने भी बताया कि उनके जो पुलिस एहलकार तकरीबन ऑफिसर और एहलकार 112 जख्मी हो चुके हैं और कई अभी लापता हैं। क्लैशेस का सिलसिला हम पिछले 3 दिन से देख रहे हैं रईस साहब। तो इसमें एक तो जैसे आपने बताया कि पुलिस की तरफ से दावा किया गया है कि उनके 112 जवान जो है जख्मी है, दूसरी तरफ से टीएलपी ये दावे कर रही है कि उनकी तरफ हलाकतें भी हुई हैं। क्या एग्जैक्टली जो मुस्तनद जराए वो बताते हैं आपको? देखिए जी, वही ये दावे जो पुलिस की है वो तो हमें चीजें नजर आई कि जो लोग पुलिस के जख्मी हुए हमारे अफसरान और एहलकार, उनको तो पता है, लेकिन उनके जो दावे हैं वो अभी कुछ हमें तो दावे हैं क्योंकि हमने मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में अपने रिपोर्टर भेजे थे। हॉस्पिटल्स गए, देखे, हमें वहाँ कोई ना भी मार्च का जख्मी मिला है और ना ही हमें कोई ऐसी डेड बॉडी मिली। तो वो उनके दावे जरूर हैं, दावे कर रहे हैं कि उनके काफी दावे कि इतने लोग शहीद हो गए और इतने लोग जख्मी हो गए, लेकिन हमने मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाके देखा तो किसी तो हॉस्पिटल में आए ना, तो अभी तक किसी हॉस्पिटल में इस तरह उनके लोग जख्मी हमने देखे नहीं है। उनकी तरफ से जो है बहुत सारे विजुअल्स वगैरह शेयर किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, हमने देखे कि कई ऐसी बातें, लेकिन आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल से ही वेरीफाई नहीं हो रहा है। एजाज सही सर जरा आप बताइएगा, क्योंकि इस्लामाबाद में हम देख रहे हैं पिछले 48 घंटे से या एटलीस्ट 40 घंटों से तो हम देख रहे थे कि डेटा सर्विस भी बंद थी, अब शायद वो बहाल की गई है कुछ इलाकों में। रावलपिंडी में खास तौर पर बहुत ज़्यादा बंदिशें, यानी कि इस्लामाबाद आना हो तो बहुत दुश्वारियाँ लोगों को पेश आ रही हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है एग्जैक्टली, जरा बताइएगा। शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस टॉपिक को आपने ज़ेरे बहस लेकर आए। इस्लामाबाद इस वक्त अमली तौर पर इस्लामाबाद का एक पर्टिकुलर इलाका, अगर आप सरीना चौक से ऑनवर्ड जाएं तो रेड जोन के इर्द गिर्द के इलाके को कंटेनर्स का एक शहर बना दिया गया है। कंटेनर्स लगे हुए हैं हर जगह पे और रास्ते बंद हैं। पर्टिकुलरली आपको पता है इस्लामाबाद में जुड़वा शहर रावलपिंडी से और इस्लामाबाद शहर से जितने भी लोग आते हैं वो काम काज के लिए आते हैं और ज़्यादातर लोगों की जो नौकरियां हैं वो सेक्रेटेरिएट में हैं। अब सेक्रेटेरिएट जाने के रास्ते बंद हैं, बिलखसूस पैदल चलने वालों के लिए तो रास्ता बन जाता है, लेकिन मोटरसाइकिल्स वालों के लिए और गाड़ियों वालों के लिए बड़ी
मुसीबत का सामना है, उनको बहुत मसाइल हो रहे हैं। फिर साथ साथ इंटरनेट सर्विसेज भी, मोबाइल सर्विसेज जो है, मोबाइल पे इंटरनेट डाटा वो बंद किया हुआ है, और अभी कुछ कुछ जगहों पर खुला है, लेकिन अमली तौर पर शहर जो है उसको जैम किया गया है, क्योंकि जो बाकी इलाके हैं वहां पर रश ज्यादा हो गया है, क्योंकि आपने मरकजी इलाके को बंद कर दिया है, बाकी इलाकों पर ऑटोमेटिकली रश ज्यादा हो जाएगा। लोग बड़े परेशान हैं और लोग हैरतजदा भी हैं कि इस दफा टीएलपी क्यों आ रही है यहाँ पर एहतजाज करते हुए। आपको याद हो पिछली दफा भी 2024 में भी आए थे, कुछ मुतालबात थे, इस दफा तो कोई मुतालबा भी नहीं है इनका। इनका सिर्फ यही कहना है कि हमने एक सफारतखाने में जाके एहतजाजी मुरासला देना है, सिर्फ ये कहना है, इसके अलावा और कोई बात ही नहीं। सही, तो एजाज साहब इसका एंड क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है कि टीएलपी एहतजाज कर रही है। हमने देखा 2017 में हुआ, काफ़ी अरसे तक फैजाबाद बंद रहा, 2019 में पीटीआई के दौर में एहतजाज हुए। आखिर में तो यही होता है कि हुकूमत और टीएलपी के लोग बैठ के एक मुआहदे पे दस्तखत करते हैं और फिर जहाँ पे भी उनका एहतजाज होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस दफ़ा क्या हुकूमत की पॉलिसी है? क्या इसी किस्म का मुआहदा होगा तब ये मामला ख़त्म होगा, या फोर्स का इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि कल तलाल चौधरी साहब ये कह रहे थे कि अब हुकूमत पीछे नहीं हटेगी और हम मिनिमम फोर्स इस्तेमाल करेंगे। देखिए, तलाल चौधरी साहब बड़ी जुर्रत से गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है वो बयान कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि गवर्नमेंट का जो फैसला साज मरकज़ा है, असल फैसले तो कहीं और होते हैं। वो तलाल चौधरी साहब तो असल फैसले शायद नहीं कर पा रहे। फैसले जहाँ पर भी हो रहे हैं वहाँ पर इंगेजमेंट का फैसला भी है। मुझे पता चला है कि जो इनकी शुरा, मरकज़ी शुरा के एक रुकन है, बड़े बाअसर हैं, मुफ्ती अमीन शहीदी उनका नाम है, खैबर पख्तूनख्वा के इस जमात के सरबराह भी हैं, वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। और एक दावा ये किया गया है, इत्तला ये आई है कि उनसे हुकूमत के एक जिम्मेदार वजीर सतह के सीनियर जो पॉलिटिकल रहनुमा है उन्होंने भी रब्ता कर लिया। तो बातचीत तो मेरे ख्याल में एक रास्ता, ब्रिज कायम कर लिया गया है। बातचीत अभी होगी और मेरे ख्याल में बात इसी बात पे शायद किसी हद तक खत्म हो कि इनका एक वफद जाए और वफद जाके एहतजाजी मुरासला दे दे, या फिर इन्हें किसी खास जगह पर महफूज मुकाम दे दिया जाए, वहां पर आके एहतजाज करें। हाँ। बातचीत तो होगी। और तो हमारे जरा बता दें कि पेशकश पहले भी की गई थी उनको कि आप किसी एक मखसूस जगह पर एहतजाज कर लें। रईस अंसारी साहब, आखिर में ये बताइएगा कि अब स्ट्रेटजी क्या है? क्योंकि कल कुछ ऐसे बयान आ रहे थे कि अब ये सिर्फ जो मरकजी उनका एहतजाज है वो तो आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट मैच की सूरत में इस्लामाबाद पहुंचेगा, इसके अलावा जो शहर में उनकी अपनी स्ट्रेंथ है मुख्तलिफ शहरों में, वहां से वो निकल के एहतजाज करेंगे। क्या एग्जैक्टली इनकी हिकमत अमली है इस वक्त? देखिए, जो अभी तक है सर उनकी हिकमत अमली, वो हमारी बात भी हुई और हमें कुछ राय से भी मालूम हुआ, वो अभी रुकने को तैयार नहीं है। जिस तरह वो कल निकले थे, रात उन्होंने शदरा पुल पर, रावी पुल पर पड़ाव डाला, फिर वो आगे निकले, मुरीद की तरफ चले गए, तो वो अभी तक तो रुकने को तैयार नहीं है। दूसरी जो एजाज साहब ने बात की है कि उनके जो एक रहनुमा उनसे रब्ता है, तो ये जो रब्ता अब किया जा रहा है, ये रब्ता पहले कर लिया जाता। अगर ये रब्ता पहले कर लिया जाता, उन्हें इसी बात में मना लिया जाता कि मुरासला जाके वक्त दे दे, या आप मार्च करना है तो थोड़ा सा मार्च पिंडी में करके 2 घंटे का जलसा फैसलाबाद पे करके चले जाएं, तो ये चीज पहले हो जाती तो मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर था। हो सकता है कि इन्होंने मार्च करना हो, इनका मकसद कुछ और हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब और एजाज सईद साहब हमारे साथ जो एहतजाज कर रहे हैं उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि इस वक्त एहतजाज करने का मकसद क्या है, इस वक्त इस्लामाबाद आने का मकसद क्या है, जबकि हुकूमत से ये सवाल हो रहे हैं कि अगर बातचीत ही आखिर में होनी है, जैसे माजी में भी होती रही है, तो पहले अगर बातचीत हो जाती तो शायद जो फसादात हैं या जो इश्तियाल अंगेज़ी है वो इस हद तक ना पहुँचती। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अली अमीन गंडापुर की वजारत आला से बरतरफी और उनकी जगह सोहेल आफरीदी की नामजदगी के बाद खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में हलचल देखने में आ रही है और 2 दिन गुजरने के बावजूद अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा एक मुअम्मा बना हुआ है। अहम बात यह कि बरतरफी के बाद अली अमीन गंडापुर ने टाइपशुदा इस्तीफा गवर्नर हाउस अरसाल किया था, लेकिन गवर्नर फैसल करीम कुंडी की जानिब से इस्तीफा मौसूल होने की तरदीद सामने आई थी, जबकि खबरें भी सामने आई थी कि आइन के मुताबिक वजीर आला का इस्तीफा हाथ से लिखा जाना जरूरी है, इसलिए गवर्नर फैसल करीम कुंडी अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे पर एतराज उठा सकते हैं। जिसके बाद आज अली अमीन गंडापुर ने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा भी गवर्नर हाउस को अरसाल कर दिया और गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने भी अली अमीन गंडापुर के हाथ से लिखा इस्तीफा मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि इस्तीफा मौसूल होने के बाद इसकी जांच पड़ताल की जाएगी और कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद इस पर अमल दरामद किया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत
इस वक्त पेशावर में जमा है, जहां नए वजीर आला के इंतखाब पर हिकमत अमली बनाई जा रही है, जबकि मुखालिफ जमातें भी अपना उम्मीदवार लाने के लिए मुतफ़िका लाएअमल बनाने की कोशिश कर रही हैं और दहशतगर्दी के सहूलतकार होने का इल्ज़ाम लगाकर सोहेल आफरीदी का रास्ता रोकने की बातें की जा रही हैं। इस मामले पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम ने। शेख वक्कास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो रेजिग्नेशन वाला मामला था अली अमीन गंडापुर के, पहले वो टाइप शुदा था तो गवर्नर साहब कह रहे थे मौसूल नहीं हुआ, अब हैंड रिटन इस्तीफा भी सामने आ गया है और गवर्नर हाउस ने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि हमें मौसूल हो चुका है। फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा है कि वो इस पर पीर को फैसला करेंगे। अब जरा बताइएगा अगला लाएअमल क्या होगा आपकी जमात का? पहले इस्तीफा मंजूर होगा, एक्सेप्ट होगा, इसके बाद अब कार्रवाई आगे बढ़ेगी या फिर पीर को इजलास बुला लिया गया है नए चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए? ये कोई जमात के लाएअमल से तो नहीं चलेगा, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि ऑब्वियसली वो इस्तीफा एक्सेप्ट करेंगे तो उसके बाद हाउस जो है वो अपने दूसरे जो है लीडर को और अपने चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करेंगे। शर्म की बात है कि एक लोकल राइवलरी है गवर्नर की और उसके ऊपर वो इस तरह प्ले करने की कोशिश कर रहे थे। अली अमीन हैज वेरी ग्रेसफुली साइन एंड सबमिटेड हिज जो है वो इस्तीफा दूसरी दफ़ा। पार्टी ने कहा कि आप दोबारा रीफॉर्म करें और लिख के भेजना, दोबारा भी लिख के भेज दिया। इनको चाहिए कि फौरी उसका इस्तीफा एक्सेप्ट करें, दैट्स व्हाट ही वांट्स, ताकि सोहेल अफरीदी साहब जो है इमरान खान साहब की पिक फॉर द चीफ मिनिस्टर, ही शुड कम एंड सिट ऑन द सीट। क्योंकि इतने अहम सूबे को इतने दिनों तक ऐसे हवा में मुल्क नहीं रखा जा सकता है। यहाँ पे जिस दिन का चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा आया 15 दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं। आप देखें आज भी, कल रात को भी दिया खान में ट्रेनिंग स्कूल में क्या हुआ, 15 टोटल वाक़यात। जब तक ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं होता, वो सीएम तो है अली अमीन गंडापुर साहब, आज भी फैसल करीम कुंडी साहब ने ये कहा है प्रोग्राम में है, ही इज, वो तो कोई कहे या ना कहे, वो तो इतनी अकल आप में मेरे में भी है कि ऑब्वियसली अगर इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ तो, बट ही इज नॉट इंटरेस्टेड। उन्होंने खान के कहने के ऊपर भेज दिया, ही इज लेफ्ट इट, ही इज गॉन। और ये क्या मामला था, जबकि आइन में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि हैंड रिटन इस्तीफा होना चाहिए, फिर भी उन्होंने प्रिंटेड दिया? किसी ने सही एडवाइस नहीं की थी उनको? सर ये इस किस्म के मामलात में एडवाइस वाला तो मौका होता नहीं। इस्तीफा दो, हमेशा इस्तीफे जो होते हैं वो रिटर्न ही आते हैं। आप जितने इस्तीफे देख लें तो उन्होंने भी कर दिया होगा। दोबारा पार्टी ने कहा कि आप दोबारा भेज दें हैंड रिटर्न, दोबारा हैंड रिटर्न भेज दिए, ये केड़ा गल है? तो अब सलमान अकबर आज़ाद साहब ने तो आज कहा है कि पीर को इजलास बुला रहे हैं नए चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए। वो पेशावर आए हुए हैं और बिल्कुल वो बैठे हुए हैं और वो कर रहे हैं एडवाइस उनको, बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं। ऐसे ही कह रहे हैं मतलब? सही कह रहे हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा, वैसे तो 92 आपकी 92 की स्ट्रेंथ है, रिजर्व सीट्स आपको मिली नहीं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, आसानी इलेक्ट करवा लेंगे सोहेल आफरीदी साहब को, या आपको लगता है इसमें दुश्वारियां? मेजॉरिटी है सर, क्लियर मेजॉरिटी है, कोई मिस एडवेंचर ना हो तो क्लियर मेजॉरिटी है, स्मूथ ट्रांजिशन, कोई इशू नहीं। तमाम एमपीए साथ हैं, कोई एमपीए के टूटने का खदशा? कोई ऐसी चीज इस वक्त तक तो मेरे सामने नहीं है, मीडिया भी कोई ऐसी चीज सामने नहीं लेके आया। जुनेद अकबर ने और जो राजा साहब ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी उन्होंने कहा है कि जी हमारे पास नंबर पूरा है, तो दैट मींस ऑब्वियसली ये लोग जिम्मेदार हैं केपी के इफ दे से कि पूरा है तो पूरा। कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि रोशन इम्कानात हैं कि हम अपना सीएम वहाँ पे इलेक्ट करवाने में कामयाब हो जाए, मुश्तरका हमारा कैंडिडेट होगा, और शायद उसकी वजह एक ही बताई जा रही है कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने तो तमाम एमपीएस को, चाहे वो केपी असेंबली में हो या मुख्तलिफ असेंबलीज में हो, उनको आज़ाद डिक्लेयर किया हुआ है, यानी कि उनके ऊपर कोई पार्टी लाइन की जो मजबूरी नहीं है। इलेक्शन कमीशन के कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? हमारे से बैट जब छीन लिया गया था तो सारे पुट्ठे सीधे जो बैट जो सिंबल्स थे उनके ऊपर हमने इलेक्शन लड़ा और फिर इलेक्शन जीता। हमारा सिंबल है इमरान खान, हमारा सिंबल है इमरान खान की पार्टी, उसका नजरिया, लोग उसको वोट देते हैं। ये अगर सबको डिक्लेयर आज़ाद भी करके बैठे हैं तो इन सारों ने वोट लिए इमरान खान के नाम पे, खान की तस्वीर के ऊपर वोट लिए, की फर्क पैदा है? ले भी जानते की फर्क पैदा है? सही, तो आप कहते हैं चाहे वो आज़ाद हैसियत में हो या किसी पार्टी के नाम से हो, वोट वो देंगे उसी कैंडिडेट को जो इमरान खान साहब ने नामजद किया है। यस बिल्कुल ऐसे ही होगा। सही। और सोहेल आफरीदी के नाम पे आपको पता है काफ़ी सारी बातें हो रही है। अता तारा साहब ने उस दिन कहा कि उनका क्योंकि दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं उनको नहीं बनने दिया जाएगा। कल डीजी आईएसपीआर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे भी इस हवाले से सवाल हुआ। तो कोई आपसे मुशावरत हुई है इस हवाले से वफाकी हुकूमत या किसी और सतह पे कि कोई और नाम दे दे इनकी जगह? नहीं, वफाकी हुकूमत वाले मामले लगते हैं कि हमने उनसे मुशावरत करनी है कौन नाम दे। यहाँ पे मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, इमरान खान साहब का मैंडेट है, इमरान खान ने नॉमिनेट किया है। वफाकी हुकूमत वाले कौन होंगे? इन्होंने मरियम ने साडा मशवरा करके लाया सी, ये जो बुक्ति वहां लगा बैठा है को हमारे से मशवरा किया था, उन्होंने छोड़े। ये तो एम खाम खा की कहानी है। इनको अब पता लग गया कि सोहेल आफरीदी सहूलतकार है,
तो फिर ये तो बड़े अजीब लोग हैं। इनकी फेडरल गवर्नमेंट है, इनका इंटीरियर मिनिस्टर है, अगर वो 1.5 साल कैबिनेट का मेंबर आया, कैबिनेट का मेंबर सहूलतकार था, तो इन्होंने मुंह बंद क्यों सन, पहले बोले क्यों नहीं? मोहसिन नकवी साहब को बयान दे देते, तारड़ पहले बोल पड़ता है। ये तो ऑब्वियसली जिस पार्टी की अक्सरियत है उसका राइट है कि किसको वो नामजद करे, लेकिन यहाँ पे बहस ये चल रही है ना वफाकी हुकूमत की तरफ से खासतौर पे ये कहा जा रहा है कि हमारी एक पॉलिसी है दहशतगर्दी की, और उनको ऐसा लगता है कि अगर सोहेल आफरीदी साहब आ जाएंगे तो वो पॉलिसी इमरान खान की जो पॉलिसी है वो उसको टो करेंगे। यानी हुकूमत चाहती है कि ऑपरेशन हो, कार्रवाई हो, इमरान खान साहब चाहते हैं डायलॉग हो, तो इससे जो पूरा सूबा है वो पूरा सूबा और पूरा मुल्क बड़ा मुतासर हो सकता है। इस बुनियाद पर मैं कह रहा था कि आपसे कोई बातचीत हुई है? टाइम एंड अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि जब कोई ऑपरेशन होता है उसमें कोलेटरल डैमेज होता है, उससे इंसर्जेंसी बढ़ती है, जो मुकामी आबादी है वो हो जाती है, क्या उसे कहते हैं, रिवेंजफुल हो जाती है, विंडिक्टिव हो जाती है। तो देखें जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, दहशतगर्द हैं, उनको तो देखें, मैं बड़ा सिंपल आपको मिसाल देता हूँ शहजाद। एक आदमी है, एक IG को पता लगता है या एक DPO को पता लगता है कि फलां मोहल्ले के अंदर बम बन रहा है, और वो बम जो है कल किसी स्कूल में या किसी हॉस्पिटल में इस्तेमाल होना है, पुलिस विल गो, और पुलिस अपना एक्शन करेगी। अगर वहाँ पे कोई फौजी हैं, उनको पता लगता है तो हमारी हिफाजत के लिए है, वो जाएंगे अपना एक्शन करेंगे, उससे तो कोई किसी को नहीं रोक सकता ना। वो तो ऑपरेशन की बात ही नहीं है, वो तो उनकी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन एक बयानिया की हद तक देखें ना, हमारे सामने तो है मिसाल APS के बाद जब एक बयानिया था, तमाम सियासी जमातों का, मिलिट्री लीडरशिप का फर्क पड़ा, उससे अमन आया। अभी एक बयानिया के हवाले से भी बड़ी बात होती है ना कि अगर ऑब्वियसली आप साथ नहीं करेंगे अपने लोगों को तो कैसे देखें ना, देखिए मेरी बात सर, देखें मेरी, ये कहते हैं कि लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए, शॉर्ट टर्म तो आपको जो दहशतगर्द आपके बच्चों, आपकी औरतों, आपकी आवाम को मारता है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, वो तो, वरना फिर पुलिस भी फारिग करते हैं, फिर फौज भी फारिग करते, तो लोड़ ही नहीं किसी शायद ही, यानी कि फिर सारा मुल्क जो है वो दहशतगर्दों के हवाले। इस तरह नहीं होना। खान साहब ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के हम खिलाफ हैं, मगर लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए आप मुल्क को हमेशा के लिए किसी इंसर्जेंसी में तो नहीं धकेल सकते। वहां पे मुज़ाकरात करें, वो जो नीडफुल है वो तो करना है, जो इदारों की डेली जिम्मेदारी है तो करना। तो अली अमीन गंडापुर के जाने पर जिस किस्म का रिएक्शन आया है वफाकी हुकूमत की जानिब से और आपके मुखालफिन की जानिब से, उसकी वजह क्या है? मतलब अगर मुखालफिन का कोई CM जा रहा हो, हट रहा हो, तो उस पर तो एक अलग किस्म का बयानिया बनाया जाता है कि नाकाम हो गए, देखें 1.5 साल में वजीर आला चेंज कर दिया। अली अमीन साहब ऐसा क्या कर रहे थे जो हुकूमत उनसे इतना खुश नजर आ रही थी? नहीं, कोई हुकूमत खुश नहीं नजर आ रही थी। यही अता तरड़ अली अमीन के खिलाफ कितने बयान देता रहा है, जरा वो भी आप चला देना। इसके पिछले 6 महीने में 18 बयान है अली अमीन के खिलाफ। ठीक है, लेकिन अब तो आपको नजर आ रहा है ना कि वो उनको अफसोस हो रहा है जैसे वो जा रहे हैं और नया तो सर नजर तो आ रहा है, तो फिर आप सियासी लोग हैं, आप लोग एनालिस्ट हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एक राइवलरी, लोकल राइवलरी है उस गवर्नर की, वो गरीब 2 बार इस्तीफा लिख के दे बैठा है, अपनी गड्डियां, अपना दफ्तर सारा अगले CM के हवाले करके अपने घर जाके बैठ गया, हूं तो माफ कर दो। यहाँ तो यही होना चाहिए, राइवल को तो इस्तीफा मिलने से पहले एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन राइवल क्यों नहीं कर रहे हैं ना। अली अमीन ने इनको इतना छेड़ा और इतना जलील किया है ना। 26 ਨੂੰ मोबिलाइजेशन अली ने की थी ना, 4 ਨੂੰ मोबिलाइजेशन अली ने की थी ना, इनको दिन में तारे दिखा दिए थे। अब ये सिर्फ उसको गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जो चीज भी अता तारड़ के मुंह में से निकलेगी उसकी तो अहमियत ही कोई नहीं रह जाएगी। जो हमारे लोग उसकी बात की अहमियत देते हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं तो बहस करने का फायदा। बहुत बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे सिर्फ 10। वेलकम बैक। हालिया पाक भारत जंग के बाद जहां पाकिस्तान को सिफारती और जंगी महाज पर कई कामयाबियां मिली, पाकिस्तान दुनिया की बड़ी माशी और फौजी ताकतों के करीब हुआ, खित्ते के मुल्कों के साथ ताल्लुकात नई बुलंदियों को पहुंचे, मगर वहीं अफगानिस्तान से ताल्लुकात एक ऐसा मामला है जो मुसलसल पाकिस्तान की मुश्किलात और तशवीश में इजाफा कर रहा है। और अलमिया यह है कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के उस हुकूमत के साथ ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं जिसकी 2021 में वापसी पर पाकिस्तान में जश्न मनाया गया था। उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने बयान दिया था कि अफगानिस्तान के अवाम ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। मौजूदा वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने भी काबुल पर तालिबान हुकूमत के क़याम पर खुशी का इजहार किया, मगर इसके बावजूद पिछले 4 सालों में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई निचली सतह पर पहुंच चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ भारत के लिए काबुल पर तालिबान हुकूमत के क़याम को एक बड़ा सिफारती धचका करार दिया गया और इन्हीं खदशात की वजह से तालिबान की काबुल में हुकूमत कायम होने से पहले ही भारत ने अफगानिस्तान में अपने सिफारत खाने खाली कर दिए। तमाम अमले को हंगामी तौर पर भारत रवाना किया गया। सैकड़ों हिंदू और सिख शहरियों को अफगानिस्तान से बाहर निकाला गया। तालिबान ने हेरात के उस डैम पर भी हमला किया जिसे भारत ने तामीर किया था। और इस सूरत हाल के बाद भारत की अफगानिस्तान में $3 अरब से ज्यादा की सरमायाकारी पर भी सवालात उठे। उसी भारत के अब तालिबान हुकूमत से करीबी ताल्लुकात कायम हो रहे हैं और 4 साल पहले
जिस हुकूमत को भारत के लिए धचका करार दिया जा रहा था वो पाकिस्तान के लिए बड़ा धचका बन चुकी है। इस वक्त अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी अक़वाम मुत्तहिदा की सैंक्शन लिस्ट पर होने के बावजूद भारत के 8 रोज़ा दौरे पर मौजूद हैं, जहां उन्हें रेड कार्पेट इस्तकबाल दिया गया। दौरे के पहले रोज भारत ने अफगानिस्तान के साथ मुकम्मल सफारती ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान किया और काबुल में अपने टेक्निकल मिशन को सफारत खाने में अपग्रेड करने का फैसला किया। जबकि आज उन्होंने भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम देवबंद का भी दौरा किया। अहम बात यह कि कल अफगान सफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अफगान वजीर खारजा से काबुल पर हमलों के इत्तलात के हवाले से सवालात हुए तो उन्होंने सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए यह दावा किया था कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। मगर इन दावों के बरक्स पाकिस्तान में अफगानिस्तान की कलदम टीटीपी के हमलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। डीजीआई इस्पार ने भी कल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान में दहशतगर्दों के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तनाव की सूरत हाल है। वही अफगानिस्तान जहां 2021 में तालिबान की हुकूमत कायम होने के बाद पाकिस्तान में जश्न मनाया गया था। अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद की बहाली और तालिबान हुकूमत की मदद के लिए पाकिस्तान में OIC कॉन्फ्रेंस गई थी और दहशतगर्दी के मसले से निपटने के लिए तालिबान अस्करियत पसंदों को पाकिस्तान में बसाने तक का मंसूबा बनाया गया था। मगर पाकिस्तान की जानिब से अफगान हुकूमत की मदद के लिए तमाम सिफारती कोशिशों के बावजूद कलदम TTP की पाकिस्तान में कार्रवाइयों में इजाफा होता जा रहा है, जो आज भी जारी है। और भारत सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होते के फलसफे पर अमल करके तालिबान हुकूमत से ताल्लुकात बहाल कर रहा है। अफगानिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की बहाली पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज है और पाकिस्तान के अफगानिस्तान से ताल्लुकात कैसे बेहतर हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक सफीर मंसूर अहमद खान, जो कि उस वक्त जब अफगानिस्तान से US फोर्सेस का इनखला हो रहा था, तालिबान हुकूमत कायम हो रही थी, तो पाकिस्तान के वहाँ पर सफीर थे। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर अहमद खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। एक क्रिटिकल टाइम पर आप पाकिस्तान के सफीर थे और काबुल में उस वक्त मौजूद थे जब अमरीकी फोर्सेस का इनखला हो रहा था, तालिबान हुकूमत कायम कर रही थी। और उस वक्त मंसूर साहब एक उम्मीद थी पाकिस्तान की कि तालिबान हुकूमत अगर आ गई है तो ना सिर्फ अफगानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी आएगी बल्कि पाकिस्तान में भी अमन कायम होगा। और हमने बड़ी कोशिश की कि अफगान तालिबान की जो हुकूमत है उसको दुनिया भर रिकग्नाइज करे। लेकिन 4 साल के बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई ख़राब हैं। खबरें आ रही है कि हमने वहाँ पर एयर स्ट्राइक्स की हैं जिस पे कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो हमारी तरफ से नहीं आई, लेकिन अफगानिस्तान हुकूमत जो है वो इसको कंडेम कर रही है और वो कह रहे हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि उस वक्त इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत ही ख़राब होते हुए नजर आ रहे थे क्योंकि तालिबान और इंडिया के कभी ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, लेकिन वहाँ पे अब डिप्लोमेटिक टाइज एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँच रहे हैं। तो इंडिया पे तो बाद में बात करेंगे, पाकिस्तान के हवाले से बताइएगा जो उम्मीदें थी वो पूरी क्यों नहीं हुई, व्हाट वेंट रॉन्ग? जी देखिए, 2021 में जब टेक ओवर हुआ था तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबसे बड़ा मसला उस वक्त पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी थी, TTP, BLA या इसके साथ जो एसोसिएटेड ग्रुप्स हैं जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर एरियाज में काम करते हैं और जिनको पिछली हुकूमत के दौरान भी पनाह मिलती थी, सपोर्ट मिलती थी, उस वक्त वहाँ के इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशंस के से या वहाँ पे मुख्तलिफ और सेक्शंस से या इंडिया की तरफ से भी सपोर्ट मिल रही थी। लेकिन जब अफगान तालिबान आ गए, उन्होंने वहाँ पे टेक ओवर कर लिया, हुकूमत एस्टेब्लिश की, तो पाकिस्तान ने जो उनके साथ एंगेजमेंट की, इसमें सबसे पहली जो हमारी रिक्वायरमेंट यही थी कि हमारी डिमांड पाकिस्तान की यही थी कि TTP की एक्टिविटीज़ में, BLA की एक्टिविटीज़ में कमी आनी चाहिए। लेकिन वो TTP के साथ अफगान तालिबान ने एक कुछ एंगेजमेंट भी करवाई थी 2022 में हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की, वो भी किसी डायरेक्शन में नहीं जा सकी और वो फिर बाद में स्कटल हो गई और ख़त्म हो गई। तो अब जो 4 साल गुजरने के बाद अब मसला ये है कि तालिबान की हुकूमत खुद भी बहुत अंडर प्रेशर है अफगानिस्तान में। अब उनकी फुल रिकग्निशन इंटरनेशनल लेवल पे नहीं हो सकी है, उनकी रीजनल लेवल पे एंगेजमेंट तो हो रही है लेकिन उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बतौर एक लेजिटिमेट रेजीम गवर्नमेंट के तौर पे अभी तक रिकग्नाइज नहीं किया है। और दूसरे फिर पाकिस्तान के साथ जो उनके ताल्लुकात इस नहज पे पहुंच गए हैं, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही तशवीशनाक है इस वक्त के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, जिस किस्म की दोनों साइड से स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, जिस किस्म का दोनों साइड पे रवैया नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी भी हो जाएगा कि अगर इस चैलेंज से पाकिस्तान ने छुटकारा पाना है और दोनों ममालिक ने एक पीस और स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना है, और बढ़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों बहुत करीबी हमसाया मुल्क हैं। 2600 से ज़्यादा किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है,
हमारे कबाइल एक दूसरे के साथ बसते हैं, तो मेरा ख्याल है दोनों को अपनी डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल स्पेस नहीं खत्म करनी चाहिए। इस फेज से निकलने के लिए बहुत जरूरी है कि हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान एंगेज करें एक दूसरे के साथ। अभी इंडिया में भी मुत्तकी साहब ने जब बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान को एंगेज करना होगा, तो मेरा ख्याल है हमें एंगेजमेंट का दरवाजा उनके साथ बंद नहीं करना चाहिए। मिलिट्री सोल्यूशन पार्टली तो एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन मिलिट्री सोल्यूशन इस मामले का कॉम्प्रिहेंसिव या जामिया मैं चाहूंगा कि मंसूर साहब हम इस पे तफसील से बात करें कि इसका हल कैसे होगा और बातचीत भी किन ग्राउंड्स पे हो सकती है और उसके गारंटर कौन होंगे, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है। लेकिन जरा हम 2021 में वापस चलते हैं। जो पहली एंगेजमेंट थी वो ऑब्वियसली उस वक्त फैज हमीद साहब फौरन काबुल गए, आप भी उनके साथ मौजूद थे और वहाँ पे उन्होंने फेमसली कहा था, डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, वी आर वर्किंग फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, और वीडियोज में साफ नजर आ रहे हैं। तो उस वक्त आप लोगों की मुलाकात जहां तक मुझे पता है मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर साहब से भी हुई, वहां पे कुछ और इंटरनेशनल स्पेशल इनवॉइस भी मौजूद थे। तो उस मीटिंग में जरा बताइएगा क्या तय हुआ था, आप लोगों ने अपनी डिमांड्स रखी, तो उस पर अफगान हुकूमत का उस वक्त क्या रद्द-ए-अमल था? जो उस वक्त जब सितंबर के शुरू में जब वो आए थे, अभी उनकी हुकूमत बनने से पहले की बात है, तो उस वक्त तो सिर्फ अफगान तालिबान की क़यादत से बातचीत हुई थी, या अफगानिस्तान में जो दीगर अपोजिशन के लीडर्स हैं, हामिद कारज़ई साहब हैं, अब्दुल्ला हैं और गुलबदीन हिकमत यार हैं, उन लोगों से हुई थी। उसमें इंटरनेशनल या दूसरे कोई एनवॉइस मौजूद नहीं थे, लेकिन उसमें बात यही हुई थी कि अफगान तालिबान जो हुकूमत इस्टेब्लिश करें, तो जो बॉर्डर पे पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं वो टीटीपी के जो लीडरान हैं, टीटीपी के कमांडर्स मौजूद थे अफगानिस्तान में, और इस बात की कंफर्मेशन थी। और अफगान तालिबान ने आते ही हुकूमत लेने से पहले ही, बल्कि जब वो हर प्रॉमिस में आ रहे थे, तो उन्होंने जेलों से बहुत बड़ी तादाद में दाइश और जितने भी कैदी थे वो रिहा कर दिए थे, जिसमें काफ़ी तादाद में लोग दाइश के भी थे, टीटीपी के भी थे और भी दीगर ये मिलिटेंट ग्रुप्स के लोग थे। तो हमारी जो डिमांड उनसे, जो तालिबान मूवमेंट से बातचीत यही हुई थी, तालिबान लीडरशिप से, मुल्ला ब्रदर साहब से भी, कि पाकिस्तान के ये जो मुश्किलात हैं टीटीपी से रिलेटेड और ये टेररिज्म जो पाकिस्तान में हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इसको ख़त्म करने में मदद की जाए। और अफगान तालिबान की क़यादत ने ये यकीन दिलाया था कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी पाकिस्तान के खिलाफ, तो खसूसी तौर पे और किसी भी मुल्क के खिलाफ। और दूसरे फिर ये थी कि जी पंजशेर का क्या होगा, क्योंकि पंजशेर में उस वक्त तक जंग जारी थी, और इंक्लूसिविटी, किस तरह की हुकूमत कायम होनी चाहिए। हमारा ख्याल ये था कि अफगान तालिबान को दूसरों को भी ऑफर करना चाहिए, और अफगानिस्तान की जो फौज थी उसको डिसबैंड ना किया जाए। ये हमारा व्यू था कि अफगानिस्तान की फौज को डिसबैंड ना किया जाए, बल्कि उसी को आगे लेके चला जाए, ताकि एक तसलसल चले पिछली स्टेट का और स्टेबिलिटी के आसार आए। तो आप कह रहे हैं कि उस वक्त अश्योरिटी दी थी उन्होंने कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं होगी। फिर क्या ऐसा हुआ? हमें तो नहीं नजर आ रहा कि कहीं अफगान तालिबान हो या अफगानिस्तान हुकूमत हो, वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। टीटीपी कई मरतबा उनसे गुजारिश हो चुकी है, हमारे वफ्द वहां पे गए, लेकिन क्यों नहीं किया उन्होंने ये? फिर देखें, अफगान तालिबान अभी भी है, जो अभी मॉस्को फॉर्मेट में जो मुत्तकी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है अभी इंडिया के दौरे से पहले, मॉस्को फॉर्मेट में जब मीटिंग हुई मॉस्को में, तो उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान के अंदर कोई भी टेररिस्ट ग्रुप या मिलिटेंट ग्रुप मौजूद नहीं है, और अफगानिस्तान से किसी भी मुल्क के खिलाफ किसी भी मुल्क की सलामती को कोई खतरा नहीं है। तो ये एक जो उनकी पोजीशन में जो ग्रे नुक्ता या जो ग्रे जोन है, वो ये है कि वहाँ पे ग्रुप्स मौजूद हैं, और उन ग्रुप से मुलाकात हुई थी 2022 वो गलत बयानी कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं गलत बयानी कर रहे हैं। पहले उन्होंने तस्लीम किया कि हैं यहाँ पे और हम अश्योर करते हैं कि नहीं हमारी सरजमीन इस्तेमाल होगी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि है नहीं, यहाँ से हो ही नहीं रहे। गलत बयानी इसलिए कर रहे हैं कि उनके बहुत करीबी आइडियोलॉजिकल रवाबित हैं टीटीपी के साथ, और दोनों ने मिलकर यूएस और नेटो के खिलाफ जंग लड़ी है। और अब टीटीपी का चूंकि फोकस थिएटर पाकिस्तान की तरफ है कि पाकिस्तान में शरिया का निज़ाम होना चाहिए, तो इन तमाम चीज़ों की वजह से। लेकिन सही, ये बड़ा की पॉइंट है, मैं चाहता हूँ उस पर जरा बात करें, क्योंकि देखिए हमें पिछले 10-15 साल से ये बताया जा रहा था इनखला, यूएस फोर्सेस के इनखला से पहले, कि मसला ये अफगानिस्तान से क्यों दहशतगर्दी होती है, क्योंकि वहाँ पे एक नेक्सस है, एक गठजोड़ है एनडीएस, रॉ और टीटीपी का, और जब ये ख़त्म हो जाएगा, जब अफगान तालिबान की हुकूमत आ जाएगी, तो ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन आज हम ये बात कर रहे हैं कि अफगान तालिबान है वहाँ पे,
वहां पे टीटीपी भी है जिनको वो नहीं रोकते, और अभी भी इंडिया सहूलतकारी कर रहे हैं इस दहशतगर्दी में। तो उस वक्त जो हमारा एक ये थीसिस था कि ये जो गठजोड़ है एनडीएस, टीटीपी और रॉ का, जब ये खत्म हो जाएगा तो मामला हल हो जाएंगे, वो तो गलत साबित हुआ ना, क्योंकि अभी आप खुद कह रहे हैं आइडियोलॉजिकली टीटीपी और तालिबान एक ही थे, कबायली तौर पे उनके ताल्लुकात थे, जंग में टीटीपी ने अफगान तालिबान की मदद की। तो हम ये क्यों सोच रहे थे कि जब अफगान तालिबान आ जाएंगे तो हमारे हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे? ये हमारा थीसिस नहीं था, मेरा ख्याल है हमारी कोशिश और हमारी स्टेट की एफर्ट थी कि जो चूंकि ये 20 साल से अफगान तालिबान यहाँ पे एक जंग कर रहे हैं, पाकिस्तान ने अफगान मिलिटेंट्स के खिलाफ यहाँ कभी एक्शन नहीं लिया, पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर रहा, दुनिया पाकिस्तान को कहती रही कि पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी इसलिए एक्शन नहीं लिया। और मेरा ख्याल है वो भी ठीक था, क्योंकि हम अगर अफगान के खिलाफ किसी जंग में इन्वॉल्व हो जाते तो हमें उसका भी नुकसान होता। लेकिन ये हमारी कोशिश थी, ये हमारी एफर्ट थी, ये हमारा, मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई थीसिस है था कि भाई अगर वो आ जाएंगे तो देखे ना मंसूर साहब, आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं वहाँ के हालात। ऐसा नहीं है कि तमाम तालिबान जो है वो प्रो पाकिस्तान थे। हकानी ग्रुप हमारे हिमायत का था, अभी भी जो हैबतुल्लाह खुनजादा है वो कोई बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान नहीं समझे जाते, और अब तो उन्होंने अपनी जड़ें वहाँ पे और मजबूत कर ली हैं। उनके हवाले से तो कभी ये मशहूर नहीं था कि वो बहुत ही प्रो पाकिस्तान है। तो वहाँ पर भी तालिबान का एक छोटा सा ग्रुप था जिस पर हम डिपेंड कर रहे थे कि अगर इनका इन्फ्लुएंस होगा तो फिर शायद हमारे लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना। वो ग्रुप हमें यही समझा रहा था। देखें, अभी भी जो इन मामलों बात की जरूरत है, वो ग्रुप बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही तज्ज़िया किया है, वो ग्रुप यही समझा रहा था कि आप हमें थोड़ा सा टाइम दें, हम इन मामलात को सेटल करने की कोशिश करेंगे। मामलात बहुत गंभीर हैं, हमारे यानी तालिबान के कंट्रोल में भी सारी चीज़ें नहीं हैं, तालिबान की भी कुछ मजबूरियां हैं, तालिबान के ऊपर भी कुछ प्रेशर्स हैं, तालिबान के अंदर भी डिफरेंसेस हैं। तो इसलिए आप ये पाकिस्तान हमें कुछ वक्त दे और पाकिस्तान हमारे साथ एक कॉन्फिडेंस बेस्ड रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करे और हम उसमें चल के आगे इन मामलात का हल निकालने की कोशिश करेंगे। और चूंकि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात में हमारा हल नहीं निकला, तो मेरा ख्याल है वहाँ पे हमें इनके साथ राब्ते बिल्कुल मुनक़ता करने की बजाय या ख़त्म करने की या कम करने की बजाय हमें अफगान टीटीपी के साथ तो मजीद मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लेकिन हमने, आपको नहीं लगता कि उस वक्त हमने एक बहुत जल्दबाजी की, क्योंकि हम तो एक अपीजमेंट के तौर पे उनके पास फौरन चले भी गए। एक तो ये मसला अफगानिस्तान को हमेशा रहा है कि स्टेट टू स्टेट डील करें, लेकिन दुनिया भर में जब देखा जा रहा था एक मोहतात तरीके से इसको, इस ट्रांजिशन को, तब हम एक रिग्रेसिव रिजीम को सपोर्ट करने जा रहे थे। कैसे रिजीम को जिसमें हमें पता है कि राइट्स भी नहीं होंगे, खवातीन के हवाले से मसाइल होंगे, फिर भी हम उनको दुनिया भर में रिकग्नाइज करवाने के लिए पाकिस्तान में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे थे। क्या बहुत जल्दबाजी नहीं की थी हमने उस वक्त? देखिए, पाकिस्तान ने रिकग्नाइज करवाने के लिए नहीं की थी, पाकिस्तान ने ये कोशिश की थी कि इनकी कुछ एंगेजमेंट हो जाए। रिकग्निशन के लिए तो अभी तक ग्राउंड उनकी हमवार नहीं हुई है दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान की जो कोशिश थी, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की कोशिश मजीद होनी चाहिए कि पाकिस्तान काबुल में जो भी हुकूमत हो, अगर आप सही कह रहे हैं कि हमें किसी भी स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप से हटना नहीं चाहिए, लेकिन अब अगर आज के पॉइंट को ले लें तो आज पाकिस्तान में काबुल में तालिबान की हुकूमत है, तो हमें तालिबान की हुकूमत के साथ ही स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप की तरफ बढ़ना चाहिए और हमें तालिबान की हुकूमत के साथ अपनी स्पेस को खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं हल पर आता हूँ। लेकिन मुझे बताइएगा कि उस वक्त ये जो एक बॉर्डर सिक्योर करने के हवाले से है, एक हमारी तरफ से तो सिक्योर होते हैं, उनकी तरफ से नहीं होते, तो इस पर उस वक्त तालिबान हुकूमत की क्या राय थी? क्या उन्होंने ये अश्योरिटी करवाई थी कि हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करेंगे, या इसके लिए वो आमादा नहीं हुए थे? देखें, अफगान साइड पे कोई भी हुकूमत हो, अफगान तालिबान हो या अफगानिस्तान की जो दीगर हुकूमतें भी हैं, वो बॉर्डर की सिक्योरिटी के मामले में उधर से पाकिस्तान को ताउन उस तरह से इसलिए नहीं मिलता कि उनके ख्याल में बॉर्डर ओपन होना चाहिए, उनके ख्याल में फ्री मूवमेंट होनी चाहिए। वो वीजा भी बहुत खुल के डिमांड करते हैं, और उनका पीपल टू पीपल जो हमारे रिलेशंस हैं उसकी स्ट्रेंथ भी यही है कि दोनों तरफ एक तरह के कबाइल बसते हैं, दोनों तरफ के लोगों का आना जाना होना चाहिए। तो हमें कभी भी, हमें ये जो आप जो ड्यूरेंट लाइन या बॉर्डर का जो पे जो पोजीशंस हैं हमारी, क्योंकि दुनिया इसको बॉर्डर मानती है, लेकिन अफगान हुकूमतें हमेशा इसको फ्लेक्सिबल तरीके से डील करती हैं, और वहाँ पे उस तरह से पाकिस्तान की तरफ से सिक्योरिटी पे फोकस होता है, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से सिक्योरिटी की बजाय उनका पीपल टू पीपल मूवमेंट पे फोकस होता है कि लोगों को मतलब उस वक्त भी अफगान तालिबान हुकूमत ने किसी किस्म की अश्योरिटी नहीं करवाई थी कि हम ये कभी भी बॉर्डर्स को अपनी तरफ से सिक्योर करने की कोशिश करेंगे? उन्होंने कहा था कि हम करेंगे, लेकिन उनकी कैपेसिटी एक तो नहीं थी, और उन्होंने पिछली जो फौज थी उसको डिसबैंड कर दिया था, खुद नई फौज की क्रिएशन में लग गए थे उनके। हाँ, आपको पता है कंधारी ग्रुप और हक्कानी ग्रुप की धड़ेबंदी भी थी, सिक्योरिटी के मामलात में भी इंटीरियर को हक्कानी साहब देख रहे हैं,
उसको डिफेंस को मुल्ला याकूब देख रहे हैं, जो मुल्ला उमर के साहबजादे हैं। तो वो इस किस्म के जो अफगानिस्तान के अंदर जो इस किस्म के गैप्स हैं, वो तो हमें उनका इल्म था, और वो ये मतलब नजर आ रहा था कि अगर इन चीजों को सही तरह से मैनेज ना किया गया तो इसके मंफी असरात आएंगे, और जो आज नजर आ रहे हैं। सही। अच्छा, ये बताइए मंसूर साहब कि ये एक जो मामला बीच में आया था कि पाकिस्तान के जो टीटीपी है 40,000 की कुव्वत बताई जाती है कि वो वहाँ पे थे, उसमें फैमिलीज भी थी, और सबसे पहले उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि हमें उनको वापस पाकिस्तान में रीसेटल करना है, और उन्होंने कहा था कि ये अफगान हुकूमत जो है, तालिबान है, उनकी तरफ से ये हमारी फोर्सेस को कहा गया और फिर ये हमें कम्युनिकेट किया गया। इस हवाले से इमरान खान के दौर में मीटिंग्स हुई। ये सारा मामला क्या था, क्या उनकी डिमांड थी एग्जैक्टली, और क्या नेगोशिएशंस हुई इस पर? नहीं, देखें, पाकिस्तान की पोजीशन और फॉर्मर हुकूमत, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पोजीशन तो एक थी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जब भी हमने अफगान तालिबान से ये बात की, तो अफगान तालिबान ने हुकूमत ने हमें ये कहा कि ये पाकिस्तानी लोग हैं, ये पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, हमने तो इनको सिर्फ यहाँ पनाह दी हुई है। आप इनके साथ बात करें, इनको वापस ले जाएं, इनको सेटल करें। और मुज़ाकरात 2022 में अगेन जनरल फैज़ हमीद, जो उस वक्त कोर कमांडर पेशावर थे, वो आए और उन्होंने इनसे 2 राउंड्स ऑफ डायलॉग भी किए सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ। डायरेक्ट टीटीपी से मुज़ाकरात हुए थे? डायरेक्ट टीटीपी से मुज़ाकरात थे, इनफॉर्मल मुज़ाकरात थे, बाकायदा फॉर्मल मुज़ाकरात नहीं थे, लेकिन जिस तरह सिक्योरिटी एजेंसीज करती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज बातचीत, वो उन्होंने की, और अफगान तालिबान के कहने पे किए थे। मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी गारंटर थे उसमें, उन्होंने ही सारा कुछ। और कुछ अरसे के लिए हमने देखा था सीज फायर भी हुआ था, तो जो तकरीबन 1 साल रहा, उसमें सीज फायर खत्म होता रहा, लेकिन तकरीबन 1 साल तक ये जारी रहा था। उस वक्त देखिए, जब वो बिल्कुल सीज फायर भी हुआ था और ये बात हुई थी कि क्या क्या सोल्यूशंस हैं, दोनों साइडों पे 3-4 नुकात पे डिफरेंसेस भी थे बहुत शदीद। उस वक्त मेरा ख्याल है पाकिस्तान को अफगान तालिबान के ऊपर ज्यादा प्रेशर डालना चाहिए था, और ज्यादा प्रेशर डालने का तरीका ये था कि उनके साथ ज्यादा स्टेक्स डेवलप करनी चाहिए थी रिलेशंस में, ताकि वो मजबूर हो पाकिस्तान को ओबलाइज करने पे कि इस मामले में कुछ सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ा जाए। लेकिन वो नहीं हो सका, और फिर वो डी-ट्रैक हो गए वो मुज़ाकरात। लेकिन मुझे बताएं ना, जब ये डिमांड थी कि 40,000 नेशनल हैं, इनको आप वापस लें, तो हमने क्या जवाबन ये नहीं कहा कि आपके तो 3 से 4 मिलियन यहाँ पे रेफ्यूजीज हैं, फिर आप भी फौरी तौर पे उनको वापस लें? और अगर हमने ये नहीं कहा तो उन्होंने क्यों फौरन कहा? और हमारे यहाँ चाहे वो इमरान खान की हुकूमत हो या इसके बाद पीडीएम में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, उन्होंने तस्लीम किया कि ठीक है, हमें वापस लेना चाहिए, इनको रीस्टेट और रिहेबिलिटेट करना चाहिए। यहाँ पे क्यों मान गए हम ये बात? नहीं, 40,000 नेशनल्स वगैरह का नंबर नहीं था, लेकिन ये था कि जो भी वो हैं वो पाकिस्तानी, आप उनसे बातचीत करें। ये बात नहीं थी कि उनको सिर्फ वापस लें। और जो बातचीत हुई थी कि पीस की टर्म्स, जो बातचीत हो रही थी कि ताकि पाकिस्तान का फोकस इस बात पे था, हमारी सिक्योरिटी अथॉरिटीज का, कि किसी तरह पीस लाया जाए। तो पीस कंडीशंस जो डिस्कस हो रही थी, उसमें ये था कि जी अगर जो ये लोग वापस आते हैं, और ये किसी वापसी पे एग्रीमेंट नहीं हुआ था, कोई भी ये जो बात होती है कि इतने लोगों को लाकर बसाया गया, मेरा नहीं ख्याल है, मेरे इल्म में नहीं है कि किसी भी नंबर पे एग्रीमेंट हुआ था और उनको लाया गया और बसाया गया। लेकिन बात ये थी कि अगर वो आएंगे तो वो पुरअमन तौर पे रहेंगे। वो उनकी डिमांड, टीटीपी की डिमांड ये थी कि वो शरिया अपने इलाकों में नाफिज करेंगे। वो कह रहे थे कि फाटा के मर्जर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इन नुकात पे फिर बातचीत और वो उनकी डिमांड ये भी थी कि वो असला साथ रखेंगे। तो इस डिमांड पे फिर ये जो मुज़ाकरात डी-ट्रैक की इन डिमांड्स की वजह से हुए थे, या आगे नहीं चल सकते। अच्छा, ये इसको जरा एक दफा फिर दोबारा क्लैरिफाई कर दें कि जो डिस्कशन का आगाज हुआ कि 40,000 हो या से कम, उस वक्त वजीर आजम थे इमरान खान, उन्होंने 40,000 का नंबर दिया था। उनके दौर में या शहबाज शरीफ के दौर में जब भी ये बात हुई कि ये पाकिस्तानी है, इनको वापस लेना चाहिए या असला रखेंगे अपना, जो भी कंडीशन उनकी तरफ से थी वो सामने आई, आप कह रहे हैं ये कभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और वो कभी पाकिस्तान में आके उनको बसाया नहीं गया, कोई यहाँ पे आके बसाया नहीं गया ऑफिशियली कि आप यहाँ पे आए, फलां दीर में रुके, सवात में रुके, या फाटा एरियाज में रुके? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक किसी भी को लाके बसाया नहीं गया। ये बातचीत चल रही थी, लेकिन ये बातचीत 2022 के तकरीबन जुलाई, अगस्त, सितंबर की बात है, और अक्टूबर, नवंबर में तो मुआहिदा ही टूट गया था। यानी जो एग्रीमेंट हुआ था, यानी जो सीज फायर हुआ था, टेम्परेरी सीज फायर, वो ही खत्म हो गया था। तो इस पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, कोई एग्जीक्यूशन नहीं हुआ था। और जुलाई अगस्त में जब आप कह रहे हैं तो इसका मतलब पीडीएम हुकूमत थी और वजीर आजम शहबाज शरीफ थे, ये उस वक्त की बात है? ये प्रोसेस शुरू तो मई से हो गया था। बातचीत
पहले से चल रही थी मार्च अप्रैल से, लेकिन ये हुआ था जी बिल्कुल पीडीएम की हुकूमत थी और ये बातचीत और बहुत वाज़ेह तौर पे बातचीत हो रही थी। उसके बाद एक उलमा का डेलीगेशन भी आया था मौलाना तकी उस्मानी की क़यादत में। मैं उस वक्त वहीं था, मेरी तकी उस्मानी साहब से भी बातचीत हुई थी कि इनसे क्या बातचीत हो रही है, और वो उस उलमा के डेलीगेशन ने भी इनसे बातचीत की थी, जो ये नूर अली महसूद की क़यादत में जो सही है। कल इस पे मजीद वजाहत जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की है, डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि वो भी गए थे वहां पर, उस वक्त जनरल अदीम जो है ऐसे को हेड कर रहे थे, वो उनके साथ गए थे। और एक प्रपोजल ये भी था कि अफगान हुकूमत ये कह रही थी कि ठीक है हमारे वेस्टर्न प्रोविंस में हम इनको रख लेते हैं टीटीपी को, आप हमें 10 अरब रुपए दे दें। लेकिन ख्वाजा साहब कह रहे हैं वो कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं थे कि अगर आप 10 अरब दे देंगे इसके बाद पक्का ये यहीं पर रहेंगे और कोई आपके खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस नहीं होंगे। जी, ये मेरे बाद की बात है, लेकिन ये बात बिल्कुल मुझे दुरुस्त लगती है, क्योंकि वो अफगान तालिबान की ये बहुत शुरू से प्रपोजल रही है कि अगर पाकिस्तान इनको वापस ले जाने की पोजीशन में नहीं है और ये पाकिस्तान में प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो हम इनको पाकिस्तान के बॉर्डर से दूर ले जाकर बसा देते हैं। लेकिन उस सूरत में उनको और कुछ चंद ग्रुप्स को उन्होंने ये खैबर वगैरह वाले एरिया में जलालाबाद के करीब कुछ ग्रुप्स को मूव भी किया था उन्होंने, बहुत थोड़े से। अच्छा, आप क्योंकि अपने तजुर्बे से कह रहे हैं और आपको अगर कोई मूवमेंट होती वहाँ पे टीटीपी के लोगों की पाकिस्तान में तो आपको इल्म होता है, आप सफीर थे उस वक्त वहाँ पे, लेकिन अगर ये हुए ही नहीं, यहाँ पे कभी आए नहीं, तो फिर ये हम जो दो सियासी जमातों के बीच में डिबेट देखते हैं कि पीटीआई वाले कहते हैं कि नहीं नून लीग के दौर में यहाँ ला के बसाया गया और उनकी पॉलिसी थी, वो लोग कहते हैं कि नहीं तो इमरान खान की पॉलिसी थी और उनके दौर में यहाँ पर आके बसाया गया, अग्रीमेंट हुआ था, तो फिर ये ऐसे ही इल्जाम आते हैं दोनों तरफ से? जी, मेरे इल्म में कोई ऐसा नंबर नहीं है कि किसी को लाके बसाया गया था, लेकिन ये बातें हो रही हैं और ये जो बातें मेरा ख्याल है पोलिटिसाइज, आप जिस तरह कह रहे हैं, पोलिटिसाइज भी हो गई हैं। आपको पता है पोलराइजेशन का पाकिस्तान में उस वक्त से माहौल चल रहा है, और इस वक्त भी मुझे एक बड़ी प्रॉब्लम ये नज़र आ रही है कि एक तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में रखना नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है जिसको दूर करना, लेकिन साथ ही पाकिस्तान के जो फेडरल गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस और प्रोविंशियल गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा में जो है जिसका कुलीदी किरदार है टीटीपी को डील करने में या टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेने में, उनमें भी मुझे इस तरह के डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं कि भी वो एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के उनकी पोजीशन में गैप्स हैं, और वो गैप्स वाज़ेह इस बात की पॉलिटिकल पोलराइजेशन की निशानदेही कर रहे हैं, और उसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान की स्टेट को कंटिन्यूड या इंक्रीजिंग टीटीपी एक्टिविटी की सूरत में। सही, तो अब हल आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि देखें हमने कहा कि हम मुज़ाकरात करते हैं, वहां से कोई अंडरराइट तो करे, कोई गारंटी तो दे कि यहाँ नहीं होंगे, तो ऐसा लगता है कि हमारी हुकूमत तो बड़ी क्लियर है कि उनकी तरफ से, अफगान हुकूमत की तरफ से हमें कोई एश्योरिटी नहीं मिल रही कि हम इनको रोकेंगे, टीटीपी को आपकी सरजमीन पर हमला नहीं करने देंगे। तो फिर कहा जाता है कि अगर हमारे पास सोल्यूशन है वो मिलिट्री सोल्यूशन है कि आप अगर हमारे यहाँ हमले नहीं रोकेंगे हम आपके हमला के करेंगे। आपके ख्याल में मामला इससे हल हो जाएंगे? मेरा ख्याल है कि एक बहुत अहम कदम जो पाकिस्तान को लेना चाहिए, पाकिस्तान को सबसे पहले कंसेंसस पैदा करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इस पे मीटिंग करके, अर्जेंट मीटिंग करके, क्योंकि ये बड़े वाकयात हुए हैं जो गुज़िश्ता चंद दिनों में हुए हैं, और एक कंसेंसस पोजीशन बना के और फिर अफगान हुकूमत के साथ उस पोजीशन के मुताबिक बात करनी चाहिए। अफगान हुकूमत के साथ डिमांड्स भी रखें, लेकिन अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ हमें एक बहुत मसला रहा है पिछले 4-5 दहाइयों से कि हम कॉन्फिडेंस बेस्ड रिलेशनशिप नहीं एस्टेब्लिश कर सकते। वो समझते हैं एक जो डिप्लोमेटिक करियर ज्यादा वाज़ेह होता है जब हम ये देखते हैं कि यार 2021 में जो इंडिया की हुकूमत थी या इंडिया बतौर स्टेट वो बड़ा घबराया हुआ था, उन्होंने सारे अपने सिफारत खाने बंद कर दिए, उनके तो सर में दर्द हो गया कि इतनी इन्वेस्टमेंट हमने की है, चाहे वो कारज़ाई की हुकूमत हो, अशरफ गनी की हुकूमत हो, वो सब डस्टबिन में चली गई है। लेकिन 4 साल बाद हम देख रहे हैं कि मुत्तकी साहब वहाँ पे 8 दिन के दौरे पर हैं, वो काउंसलेट भी खोलने जा रहे हैं, जबकि वहाँ पे लिबरल वॉइसेस बड़ा शोर मचा रही है कि देखिए वो ना सिविल राइट्स देते ना खवातीन को राइट्स देते, लेकिन उनकी हुकूमत उनको तस्लीम करने जा रही है। और हमारे यहाँ जिसको हम कहते थे ब्रदर मुल्क है, 5वां सूबा है, वहाँ पे ये हालात है। तो इंडिया ने ऐसा क्या किया जो हम नहीं कर सके? अपीज तो हमने भी कोशिश की उनको करने की। इंडिया 20 सालों में अफगान तालिबान को टेररिस्ट कहता रहा। वो अफगान तालिबान के पीस प्रोसेस में या पीस टॉक्स में भी उनसे बातचीत करने के खिलाफ रहा। लेकिन अब चूंकि 2021 से 2025 आज है, इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इतना गैप बढ़ा है, और जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान गैप बढ़ेगा तो वैक्यूम क्रिएट होगी और उस वैक्यूम को इंडिया आराम से फिल कर देगा। ये पहले भी होता रहा है और अब भी हुआ है, और अभी भी पाकिस्तान अगर टाइमली मेजर्स ले ले
तो पाकिस्तान की ये लेवरेजेस बहुत ज़्यादा हैं अफगानिस्तान में, लेकिन हम उन लेवरेजेस को अफगानिस्तान के साथ एक काबुल, इस्लामाबाद और काबुल की रिलेशनशिप जो है वो 4-5 साल से सिर्फ एक मिलिट्री और एंगल से डील हो रही है। उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उसमें जो सिविलियन एंगेजमेंट, पॉलिटिकल एंगेजमेंट का लेवल बहुत लो है और कंसिस्टेंट नहीं है। एक मीटिंग होती है और उसके बाद फिर कोई वाक़यात होते हैं और ताल्लुकात फिर बैक टू स्क्वायर वन चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को के इंटरेस्ट में है कि वो अपनी इस रिलेशनशिप पे काम करें और इस रिलेशनशिप के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें और फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान से कई चीज़ें मनवाने की पोजीशन में होगा अगर हम उनको कुछ इंसेंटिव्स भी दें, इकोनॉमी और ट्रेड की सूरत में, पीपल टू पीपल मूवमेंट की सूरत में, वीज़ास की सूरत में, रेफ्यूजीज़ की रीसेटलमेंट के अंदर थोड़े से ह्यूमैनिटेरियन एंगल्स को रखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूर अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।